हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं जेपी सुतार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं डिजिटल क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ खास बातें जो कि होगी अपनी कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 3 से संबंधित। देखिए, प्रश्नावली 3 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो प्रश्नावलियों में इंक्लूड नहीं है, जैसे 3.1 3.2 में। वो सभी बातें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जो उन सभी एक्सरसाइजों को करने में हमें सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अध्याय 3 में आई हुई कुछ जो इस अध्याय 3 में जो यहाँ पे प्रश्नावली में नाम आया है निर्देशांक ज्यामिति, हम पढ़ लेते हैं इस निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा हमें पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन किस प्रकार की बातों से संबंधित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा से। यहाँ पे देखिए, हमने ये लिखा हुआ है कि किसी तल में स्थित बिंदुवत वस्तु की स्थिति की ओर संकेत या निर्देश करने वाले अंक को निर्देशांक कहते हैं। यानी अपनी ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन पर अगर कोई आपको बिंदु लगाना हो तो उस बिंदु की एक विशेष स्थिति होती है। ये मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु की एक विशेष स्थिति बताने के लिए हमें जिस कुछ स्थिति की ओर संकेत करने वाले अंकों को लिखना होता है, उन अंकों को निर्देशांक कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि निर्देशांक की परिभाषा हमने पढ़ ली है कि किसी बिंदु की स्थिति बताने या स्थिति की ओर संकेत करने वाले अंकों को निर्देशांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो इस प्रकार हम आगे देखें तो निर्देशांकों के विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन के फलस्वरूप गणित में निर्देशांक ज्यामिति शाखा का विकास हुआ। हमारी प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली का तात्पर्य क्या है? निर्देशांक ज्यामिति एक गणित की शाखा है। निर्देशांक ज्यामिति शाखा है जो गणित में निर्देशांकों से संबंधित विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन, जिसमें निर्देशांकों से संबंधित व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें निर्देशांकों के विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक हमने इस पहले स्लाइड में ये पढ़ा कि निर्देशांक किसे कहते हैं। किसी तल में बिंदुवत स्थिति, यानी किसी तल में कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति बताने के लिए हमें अंकों को निर्देशित अंकों को लिखना होता है, उसे निर्देशांक कहते हैं। जैसा लिखा हुआ है वैसा आप पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा है कि निर्देशांकों के विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन के फलस्वरूप गणित में निर्देशांक ज्यामिति शाखा का विकास हुआ। निर्देशांक ज्यामिति शाखा का विकास हुआ। अब इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें निर्देशांकों का विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में चलने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल पे आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। लास्ट में कैसी आपको ये क्लास लगेगी वो अंत में कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए। यहाँ देखिए, आपसे एक और अपील है, अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि इस पहली स्लाइड में जो जो हमने पढ़ा है वो कक्षा 9 में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, तो ये आप अपनी नोट कॉपी में उतार के रख लें और बार बार इनका बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप कॉपी में से रिवाइज करें। हर स्लाइड को पूरा हो जाने के बाद अपनी इस स्लाइड को रोक कर क्लास के नोट्स बना लीजिए ताकि वो आपके आगे भविष्य में बारंबार काम आएगी। तो चलिए हम चलते हैं इन परिभाषाओं को पढ़ लेने के बाद आगे। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष बात। वो विशेष बात इस प्रकार से है
कि अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो ये निर्देशांक ज्यामिति का जो अध्ययन करने के लिए जो कोई महानुभाव हुए उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। वो हमें इस प्रकार से मिलेगी, किसी तल में बिंदु की स्थिति निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति जो कि निर्देशांक ज्यामिति होती है, उस पद्धति को 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने बताया था। इस पद्धति को बताने का श्रेय जो है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते जी महोदय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के सम्मान में, यानी इन्होंने इसके बारे में बताया था तो इनको मान सम्मान देने के लिए इस पद्धति का नाम जो है वो कार्तीय पद्धति कहा जाता है। ये पद्धति कार्तीय पद्धति भी कहलाती है, क्योंकि इसका जो विकास है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया था। यहाँ पे एक हमें विशेष बात ध्यान रखने वाली ये है कि रेने देकार्ते जी का मानना था कि आदमी बैठकर, सोकर, उठकर अपने दिमाग से मनन और चिंतन कर सकता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति सुबह लेट तक सोए रहता है अपने शयन कक्ष में, उसी प्रकार ये भी सोते सोते मनन चिंतन किया करते थे और चिंतन करते करते इन्होंने एक इस प्रकार की विद्या का विकास कर दिया जिसमें किसी वस्तु की स्थिति बताने का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेने देकार्ते जी इस पद्धति के विस्तारक और जनक कहे जा सकते हैं। हम उनकी एक चलचित्र छाया से उनका ये छाया चित्र देख के पहचान सकते हैं कि ये थे रेने देकार्ते, जिनका जन्म 1596 तथा मृत्यु 1650 में हुई थी। रेने देकार्ते ने बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए दो संख्या रेखाओं को लंबवत रखने के लिए बताया था कि अगर आप किसी बिंदु की स्थिति बताना चाहते हो तो दो संख्या रेखाओं को आपको लंबवत रखना होगा। चाहे वो आप इस प्रकार से रख सकते हो, चाहे वो आप अगर एक संख्या रेखा इस प्रकार से ले लेते हैं तो दूसरी संख्या इसके लंबवत होनी चाहिए। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होनी चाहिए, जिसे हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर वाले को, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन को और क्षैतिज मतलब आडी लाइन को हम ये ऊर्ध्वाधर रेखा हम लेते हैं स्थिति बताने के लिए और ये क्षैतिज रेखा लेते हैं। इस क्षैतिज रेखा का नाम अक्ष डैश लेते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हम वाई डैश लेते हैं। अब देखिए, ये जो संख्या रेखाएं हम लेंगे उसका किस प्रकार का प्रारूप होता है वो हमारी स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है। अपनी स्क्रीन पे ये संख्या रेखा जो दिख रही है, इस संख्या रेखा को हम ऊर्ध्वाधर न देकर क्षैतिज रूप में देख रहे हैं। अगर बिंदु की स्थिति बतानी होती है तो ये ऊर्ध्वाधर के साथ साथ एक क्षैतिज रेखा के साथ साथ एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी हमें खींचनी होती है। इस प्रकार से एक ग्राफ का निर्धारण हो जाता है। यहाँ पे जिस प्रकार से इस पैमाने की संख्या लिखी हुई है उसी प्रकार यहाँ पर भी पैमाने की संख्या लिखकर इस प्रकार का निर्धारण करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए रेने देकार्ते जी ने बताया था कि दो संख्या रेखाएं लंबवत होनी चाहिए, उसको हम अक्ष डैश और वाई डैश ले रहे हैं। अक्ष डैश, ये अक्ष डैश है जो ऋणात्मक दिशा में बढ़ती है, ये y है और ये y डैश है जो कि ऋणात्मक दिशा में बढ़ती है। इस प्रकार हम रेने देकार्ते जी के बताए अनुसार कार्तियन पद्धति में संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा में इस प्रकार का अध्ययन करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि इस संख्या रेखा में जहाँ पे ये दोनों रेखाएं कट रही है, जहाँ दोनों संख्या रेखा एक दूसरे को लंबवत काट रही है,
उसे मूल बिंदु नाम दिया जाता है। ये जो यहाँ संख्या रेखाएं दोनों कट रही है उसको मूल बिंदु नाम दिया जाएगा, यहाँ बिंदु को, और मूल बिंदु का नाम ओ दिया जाता है। ओरिजिन इसका इंग्लिश मीनिंग बनता है, इसलिए ओ नाम से इसको डिनोट या प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए मूल बिंदु का तात्पर्य क्या होता है। मूल बिंदु का तात्पर्य होता है उत्पत्ति स्थल। इसका तात्पर्य, इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि यहाँ से कार्तीय पद्धति स्टार्ट होती है, ओ से स्टार्ट होती है, फिर ओ से स्टार्ट होने के बाद अलग अलग दिशाओं में ये चलती है, अलग अलग दिशाओं में ये अपना विस्तार करती है, और विस्तार करने के बाद दो संख्या रेखाएं निर्मित हो जाती है। दो संख्या रेखा निर्मित होने के बाद हम उन संख्या रेखाओं के द्वारा बिंदु की स्थिति हम बता सकते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति स्थल है, बिंदु मूल बिंदु आया है, इसका मतलब यह है यहाँ से इसकी उत्पत्ति स्थल हुई है, ये अलग अलग दिशाओं में बढ़ने वाली है। तो देखिए कौन कौन सी दिशाओं में बढ़ेगी। यहाँ देखिए ओ से अक्ष की तरफ जो एक किरण बढ़ रही है उसका नाम है ओ अक्ष की धनात्मक दिशा। ये इस दिशा का नाम है ओ अक्ष की, ओ अक्ष 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 एक्सिस, ओ एक्सिस की धनात्मक दिशा। और ऊपर की तरफ जो दिशा है वो है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा। इधर इस पक्ष में जो है वो अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, और नीचे की ओर अक्ष की वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। इन चार दिशाओं का निर्धारण हम मूल बिंदु के बाद करते हैं, जिससे दो संख्याएं रेखाएं निर्मित हो जाती है। यहाँ हमने पढ़ा कि ओ अक्ष जो लाइन है वो अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है, ओ वाई लाइन है वो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है, और ओ अक्ष डैश है वो अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है, और ओ वाई डैश है वो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है। 3 नंबर स्लाइड कंप्लीट हो गई है, तो आप यहाँ क्लास को रोककर इतने नोट्स अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि ये आगे आपके रिवाइजन में बार बार काम आएगी। तो चलिए अब इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 4 की ओर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई बात। ये इस प्रकार से है कि संख्या रेखा के आपसी प्रतिच्छेदन, अगर संख्या रेखा आपस में प्रतिच्छेदित होती है तो तल के 4 हिस्से हो जाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जैसे एक संख्या रेखा ऐसे थी, एक संख्या रेखा ऐसे थी। जब तक ये लाइनें हम नहीं खींच रहे थे तब तक ये संख्या ये जो तल है वो एक ही तल होता था, लेकिन जब हम इसको लाइनों के रूप में, एक लाइन ऊर्ध्वाधर और एक लाइन क्षैतिज, क्षैतिज वाले को अक्ष अक्ष डैश और ऊर्ध्वाधर वाले को वाई वाई डैश के रूप में लिख लेते हैं, तब तो ये तल 4 हिस्सों में बंट जाता है, 4 हिस्सों में बंट जाता है। ये जो 4 हिस्सों में 4 हिस्से हो जाते हैं, इन चारों हिस्सों को चतुर्थांश नाम दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये 4 हिस्से हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से संख्याएं रेखाएं खींची हुई मिलेगी, जिस पर ये अक्ष अक्ष डैश वाई वाई डैश देखने को मिलेंगे, और मूल बिंदु पर हमें ओ बिंदु नजर आएगा। मूल बिंदु ओरिजिन यानी ओ नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसका नाम है, अर्थ होता है उत्पत्ति स्थल। यहाँ से देखिए इधर वाला जो पक्ष है, इधर से ओ अक्ष से ओ वाई की तरफ वाला जो ये हिस्सा है, इतना इतना, इस हिस्से को, ये जो हिस्सा हुआ इसका नाम दिया जाता है प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश कहा जाता है। और इस प्रकार ये आगे वाला हिस्सा है, इतना इतना, वो हिस्सा होता है द्वितीय चतुर्थांश। फिर आगे बात करते हैं, इधर वाला हिस्सा तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, और इधर वाला हिस्सा चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है, चौथा चतुर्थांश कहलाता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि पहला चतुर्थांश है वो ओ अक्ष और ओ वाई से निर्मित होता है। ओ अक्ष दिशा वाला और ओ वाई दिशा से, दोनों लाइनों के बीच जो चतुर्थांश होता है वह पहला। दूसरा चतुर्थांश ओ वाई और ओ अक्ष डैश से संबंधित होता है, और तीसरा हिस्सा ओ अक्ष डैश और ओ वाई डैश से निर्मित होता है, और चौथा हिस्सा ओ वाई डैश और ओ अक्ष से निर्मित होता है। आप स्लाइड में जो जो आप बातें आ रही है वो आगे आप स्लाइड पूरी हो जाने के बाद अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। और चैनल को अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो वो भी काम कीजिए। यहाँ पे देखिए हम पढ़ने आगे इन चतुर्थांशों के बारे में अध्ययन कर लेने के बाद एक जो देकार्तीय जी ने महत्वपूर्ण बात बताई उसका थोड़ा आगे जिक्र कर लेते हैं कि तल में बिंदु की स्थिति का, अगर तल में बिंदु का स्थान निर्धारण संख्या रेखाओं से
दूरी के आधार पर किया जाता है। यह दूरी भुज और कोटि कहलाती है। यानी किसी भी बिंदु का हम निर्धारण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, उस बिंदु का हम निर्धारण कर रहे हैं, तो उस बिंदु का निर्धारण करने के लिए ये कोई छोटा बिंदु है, जैसे मान लीजिए इस बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमें पता करना है कि वो संख्या रेखा से इस संख्या रेखा से कितना दूर है और इस संख्या रेखा से कितना दूर है। संख्या रेखाओं की दूरी के आधार पर बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है और ये संख्या रेखा से दूरी भुज और कोटि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इतना नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिए। अगर आपने बराबर बना लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनाया है तो क्लास को रोक लीजिए और 4th स्लाइड को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देखिए इस पैनल में हम पढ़ने वाले हैं भुज और कोटि के विस्तृत कथनों के बारे में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं भुज किसे कहते हैं? बिंदु की y निर्देशांक से दूरी। जैसे मान लीजिए हम ये इस प्रकार से एक अक्ष लेते हैं जिसको y अक्ष बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? y अक्ष। ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोला जाता है? y अक्ष। और एक लाइन लेते हैं हम क्षैतिज लाइन लेते हैं, इसको बोलते हैं अक्ष। अब देखिए कोटि क्या होती है और भुज क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए इससे पहले जो बिंदु की y निर्देशांक की दूरी होती है, y निर्देशांक से बिंदु जितना दूर होता है वो उसका भुज कहलाता है। और जिसे अक्ष निर्देशांकों पर हम देख के पहचान सकते हैं कि ये अक्ष y निर्देशांक से कितना दूर है। फिर बात करते हैं कोटि की। तो बिंदु की अक्ष निर्देशांक से जितनी दूरी होती है वो कहलाती है बिंदु की कोटि, और जिसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? y निर्देशांक पर देख सकते हैं। देखिए हम कुछ बात करें इन कोटि और भुज के बारे में, तो कोटि और भुज जो है वो धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। हम ये पता कर सकते हैं वो संख्या रेखा में जो संख्याएं हैं वो उनके किस दिशा में शामिल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का कोई ग्राफ दिया हुआ होता है। इस ग्राफ में ये संख्या रेखा y अक्ष के लिए है और ये संख्या रेखा x अक्ष के लिए है। इस संख्या रेखा और इन दोनों संख्या रेखाओं से निर्मित ग्राफ में जो संख्या रेखा x अक्ष के रूप में आई है वो है क्षैतिज, और जो y अक्ष के रूप में आई है वो है ऊर्ध्वाधर। अब यहाँ पे एक बिंदु हमें दिया गया है 1,2। इसमें एक का तात्पर्य ये हुआ कि ये y x अक्ष से 1 के सीध में, x अक्ष से 1 के सीध में है, लेकिन x अक्ष से 1 में सीध में है। इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि x अक्ष से 1 में सीध में होने का वास्तविक अर्थ हुआ कि ये y अक्ष से 1 इकाई दूर है। y अक्ष से 1 इकाई दूर है। ये बिंदु y अक्ष से 2 इकाई दूर है। ये बिंदु y अक्ष से 2 इकाई दूर है। ये बिंदु, अगले वाला बिंदु ये जो दिया गया है ये y अक्ष से 3 दूर है। ये y अक्ष से 4 दूर है। इसको हम कहाँ से देख पा रहे हैं? यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दिया गया जो ऊपर वाला बिंदु है ये बिंदु जो है ये इसके 4 के सीध में आ रहा है। ये एकदम 4 के बिल्कुल सीध में है। इसका मतलब ये y अक्ष से x अक्ष पे देख पा रहे हैं। ये y अक्ष से कितना दूर है? 4 दूर। इसको हम कहाँ पे देख रहे हैं? y अक्ष पे। x अक्ष पे हमें नजर आ रहा है कि ये इस खड़ी लाइन से या ऊर्ध्वाधर लाइन से या y अक्ष से कितनी दूर है, उसको हम कहाँ देख पा रहे हैं? x अक्ष पे देख पा रहे हैं। इस दूरी को हम क्या कहेंगे? कोटि कहते हैं। इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इस लाइन से दूरी को हम कहते हैं भुज। इस लाइन से दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कोटि के बारे में। यहाँ देखिए हमारे पास जो बिंदु आए हुए हैं, जैसे ये 2 और 4 बिंदु आए हैं,
ये 2 और 4 बिंदु में से ये अक्ष अक्ष से कितना दूर है? अक्ष अक्ष से ये है 4 दूर। अक्ष अक्ष से कितना दूर है? 4 दूर है। यहां से 4 दूर है। अक्ष अक्ष वाली ये लाइन है, ऐसे जो क्षैतिज लाइन है वो ये अक्ष अक्ष वाली लाइन है। इससे कितना इकाई दूर है? 4 इकाई दूर है। इसको हम किस आधार पे बता रहे हैं? ये हम y अक्ष पे देख के बता रहे हैं। ये हम y अक्ष पे देख के बता रहे हैं। y अक्ष में यहाँ 4 है, इसके सीध में ये बिंदु आया हुआ है। इसका मतलब ये अक्ष अक्ष से कितना दूर है? अक्ष अक्ष से जितना दूर है, अक्ष अक्ष से जितना दूर होता है बिंदु, वो उसकी कोटि कहलाती है। अक्ष अक्ष से जितना दूर होता है वो बिंदु, वो उसकी कोटि कहलाती है। और उसको हम y निर्देशांक पर देख सकते हैं। उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? y निर्देशांक पर देख सकते हैं। वो क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। यहाँ हमें समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई बिंदु दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया 3 -5 माइनस का 5, तो इसका हम अर्थ ये समझेंगे कि ये बिंदु y अक्ष से 3 इकाई दूर है। यानी ये जो y अक्ष है इससे 3 इकाई दूर है, जिसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? एक बड़े पैमाने बराबर 2 है, तो ये डेढ़ पैमाने के बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ इस बिंदु के आसपास ये होने वाला है। इस बिंदु के आसपास ये होने वाला है। अब अक्ष में तो 3 के सीध में रहेगा और y में -5 के सीध में रहेगा। यहाँ -4 है, यहाँ -6 है, इन दोनों के बीच में कितना आता है? -6। इसका मतलब ये बिंदु लगभग यहाँ हमें नजर आने वाला है। ये अब जो वास्तव में जो बात हुई वो ये हुई कि ये अक्ष अक्ष से कितना दूर है और y अक्ष से कितना दूर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके आगे के अध्ययन करते हैं। उसमें यह है कि कोटि भुज और कोटि संख्यात्मक मान युग्म द्वारा ही किसी बिंदु के निर्देशांक निर्धारित किए जाते हैं। कोटि और भुज और कोटि के संख्यात्मक मान के युग्म द्वारा ही किसी बिंदु के निर्देशांकों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए वो भुज मतलब वो y अक्ष से कितनी दूर है, कोटि मतलब वो अक्ष अक्ष से कितनी दूर है। ये दोनों दूरी लिखने के बाद ही जो एक आंकिक युग्म बनता है, अंकों का या संख्यात्मक युग्म बनता है, वो संख्यात्मक मान ही क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये 1,2 छोटे कोष्टक में होने चाहिए, छोटे कोष्टक में लिखे जाते हैं, बीच में कोमा लगाई जाती है। 1,2 मतलब 1 इकाई दूर है y अक्ष से और 2 इकाई दूर है अक्ष से। y अक्ष से 1 इकाई दूर है, जैसे मान लीजिए ये y अक्ष से 1 इकाई दूर है, इसको हम देख सकते हैं अक्ष अक्ष पे। और y अक्ष अक्ष से 2 इकाई दूर है, अक्ष अक्ष से 2 इकाई दूर है, इस दूरी को हम देख सकते हैं यहाँ अक्ष अक्ष पे। चलिए नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे अपनी अगली स्लाइड आ गई है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो निर्देशांकों का जो निर्धारण होता है वो भुज और कोटि। यदि किसी बिंदु का भुज अक्ष होता है और कोटि y होती है, तो बिंदु का निर्देशांक छोटे कोष्टक में अक्ष कोमा y लिखी जाती है। यहाँ पे अक्ष की जगह कोई भी अचर मान आ सकता है, y की जगह कोई भी अचर मान आ सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। भुज और कोटि का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। हमें पता है कि इस दिशा में अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y की धनात्मक दिशा है, ये अक्ष की ऋणात्मक दिशा है और ये y की ऋणात्मक दिशा है। तो निर्भर करता है कि वो अक्ष या y अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर बिंदु है या ऋणात्मक दिशा की ओर
बिंदु है उस आधार पर भुज और कोटि को धनात्मक या ऋणात्मक लिया जाता है। नेक्स्ट इस स्लाइड में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, यदि बिंदु की भुज अक्ष और कोटि y हो तो उस बिंदु के निर्देशांक अक्ष y होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्लाइड नंबर 7 में हम अध्ययन करने वाले हैं कि भुज और कोटि के संख्यात्मक मान युग्म के चिन्ह और निर्देशांकों में संबंध, यानी यहाँ पे आने वाली संख्याओं का चिन्ह कुछ न कुछ चिन्ह होता है और उन चिन्हों में यहाँ पे कोई संख्या आएगी, वहाँ पे इसका भी कोई चिन्ह होगा। यहाँ भी अगर कोई संख्या आती है, निर्देशांक बिंदु आते हैं या अंक आता है, उसका भी कोई न कोई चिन्ह होता है। उस चिन्ह और चतुर्थांशों में किस प्रकार का संबंध माना जाता है। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये जो चौथा चतुर्थांश होता है, इसमें प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु युग्म आएगा या संख्यात्मक मान का युग्म आएगा वो दोनों धनात्मक होंगे। दूसरे चतुर्थांश में जो भी संख्यात्मक मान युग्म आएगा वो पहला माइनस का और दूसरा प्लस का होना है, यानी अक्ष वाला माइनस का होना है, अक्ष के माइनस दिशा की ओर है, वो वाई वाला प्लस का होना है। तीसरे चतुर्थांश में जो अक्ष के सीध में है वो भी माइनस की संख्या रेखा के सीध दिशा की ओर है, और वाई वाली जो तीसरा चतुर्थांश बनाने में जो ये अक्ष वाली लाइन है वो भी माइनस दिशा की ओर है और वाई वाली लाइन भी माइनस दिशा की ओर है। इसका मतलब संख्यात्मक मान युग्म दोनों माइनस के आने हैं। इस प्रकार से जो चौथा चतुर्थांश है, इसमें अक्ष अक्ष वाली लाइन धनात्मक दिशा की ओर जा रही है और वाई अक्ष वाली लाइन ऋणात्मक दिशा की ओर जा रही है। इसका मतलब इसका जो अंकों का जो युग्म आएगा वो पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होगा। ये अपनी कॉपी में जरूर उतारिए। ये हमने पढ़ लिया कि पहला चतुर्थांश जो होता है उसमें दोनों संख्यात्मक युग्म प्लस के होते हैं, संख्यात्मक युग्म के दोनों संख्याएं प्लस की होती है। दूसरे में युग्म के पहली संख्या माइनस और दूसरी प्लस, तीसरे में दोनों माइनस की और चौथे में पहली प्लस की और दूसरी माइनस की। इस प्रकार से हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं। अगली स्लाइड में हमने पढ़ा कि इस प्रकार ऐसा तल जिसमें दो अक्ष चार चतुर्थांश शामिल होते हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल भी कह सकते हैं, निर्देशांक तल भी कह सकते हैं और अक्षवाई तल भी कह सकते हैं। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात होती है, चाहे उसको कार्तीय तल बोल दो, चाहे निर्देशांक तल बोल दो, चाहे उसको अक्षवाई तल बोल सकते हैं। अक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष अर्थात अक्षों को अक्ष निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक कहते हैं। यानी जो अक्ष अक्ष यानी एक संख्या रेखा खींचते हैं हम क्षैतिज में उसको, और वाई अक्ष यानी एक संख्या रेखा खींचते हैं हम ऊर्ध्वाधर में, उन अक्षों को पहले जो क्षैतिज वाले को अक्ष निर्देशांक और ऊर्ध्वाधर वाले को वाई निर्देशांक कहा जाता है। यदि बिंदु का भुज अक्ष हो और कोटि वाई हो तो बिंदु के निर्देशांक छोटे कोष्ठक में अक्ष कोमा वाई होता है। ये विशेष बात है, पहले भी हमने पढ़ ली है इसके बारे में। अब नेक्स्ट है अक्ष अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक अक्ष कोमा 0 होता है और वाई अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक 0 कोमा वाई होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 कोमा 0 होता है। इस प्रकार से हमने ये प्रश्नावली जो है वो प्रारंभिक रूप पर से पूरी पढ़ ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आपने पूरी क्लास को देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट क्लास। और चैनल को आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।